ओके फाइन एवरीवन, फर्स्ट लेट मी नो, अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं क्या उसमें किसी को कोई दिक्कत डाउट दुविधा है क्या? हर चीज आप लोग को क्लियर है? एज यू नो हम लोगों ने अभी तक अपना चैप्टर किया है लिवरेज, वर्किंग कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 3 चैप्टर हमारे फुल फ्लेश कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। तो क्या नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेशियो एनालिसिस, ये सीएस वालों के सिलेबस में आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पोर्शन में दिया हुआ है, सीएमए में ये एफएम में दिया हुआ है और सीए में भी ये एफएम के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है ना? राइट। रेशियो एनालिसिस इसका बहुत सारे नाम है। इसको एक नाम से हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो एज वेल। तो आप इसको अकाउंटिंग रेशियो के नाम से बुलाओ या रेशियो एनालिसिस बोलो, बात एक ही है। अब देखिए ना, तो ये चैप्टर आप लोग के एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ऊपर में मैं बोलूँगा एकदम स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि यहाँ से यू गाइस कैन एक्सपेक्ट 6 to 8 मार्क का एक सवाल फॉर डैम श्योर आपको यहाँ से देखने को ये मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब आएगा मन में कि ये अकाउंटिंग रेशियो आखिर किस बारे में है और रेशियो होता क्या है। तो सुनो ना, यहाँ पे रेशियो का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कोई भी आपके बिजनेस में जो आइटम्स देखने को मिलते हैं, सुनो ना, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो आपके आइटम जो देखने को मिलते हैं, आप जब उनको एक्सप्रेस करते हो, आप उसको जब एक्सप्रेस करते हो तो आप उसको एक्सप्रेस नॉर्मली कैसे कर सकते हो? तो मे बी आपका नॉर्मल प्रोपोर्शन में, हाँ कि ना, आप नॉर्मली आप इसको लाइक टाइम्स में कर सकते हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, या नॉर्मली आप इसको परसेंटेज में कर सकते हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर सकते हो, करते हो ना। ये जो आप सारे वे में जो नॉर्मली प्रेजेंट करते हो उन सबको हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप लोग को याद हो तो जो आप लोगों ने बचपन से सुना होगा जी 3:2 आपने किया होगा ना, या इसी चीज सुनना कहीं से 3/2, हाँ के नाम सुनना, इसी को आपने मान लो 1.5 टाइम्स, या सुनना आपने 150% या 20%, राइट। तो ये सारे तरीके के अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्लोज करते हो। और जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो, तो हमारे सिलेबस में नॉर्मली 3 टाइप के रेशियो हैं जो देखने को मिलेंगे। कितने बताओ? 3 टाइप के। क्यों? ये जो रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली आपका फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आता है। बोलो कौन सा? फाइनेंशियल रेशियो के अंदर में आता है। और फाइनेंशियल रेशियो के अंदर में ना जो अकाउंटिंग रेशियो है, इसमें हम लोग को 3 पार्ट देखने को मिलता है। वे कौन कौन सा? अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो 3 रेशियो है जो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा, वे कौन कौन सा? पहला जो आपके पास में आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रेशियो। बोलो क्या है? रेवेन्यू रेशियो। दूसरा जो आपके पास आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस शीट रेशियो। बोलो क्या है? बैलेंस शीट रेशियो। और तीसरा जो आएगा दैट विल बी आपका मिक्स्ड रेशियो। ये आपके 3 टाइप के रेशियो देखने को मिलेंगे। इन तीनों में मतलब क्या यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है? अब सुन ध्यान से, बोल रहा है कि रेवेन्यू रेशियो नॉर्मली मेरा वो रेशियो है जिसका आप लोगों ने बचपन में ट्रेडिंग पीएल तो किया ना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड नॉर्मली पीएल अकाउंट, ये तो आप लोग ऑलरेडी बना के सीख के आए हो, ये हो ना। तो बोलना चाह रहे कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका ट्रेडिंग पीएल से रहेगा ना, उस रेशियो को पता है क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रेशियो। और क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और क्या आपका न्यूमरेटर दोनों कहां से रहेगा? ट्रेडिंग पीएल से। फॉर एग्जांपल आप जीपी रेशियो निकालते हो ना, बार बार फॉर्मूला क्या होता है? जीपी बाई सेल्स इनटू 100। अरे आप करते हो ना, तो जीपी आपको कहां से मिलता है? ट्रेडिंग से। सेल्स भी कहां से मिलता है? ट्रेडिंग से। तो जी बाई सेल्स इंटू जीपी बाई सेल्स इंटू 100 जो आएगा वो बोलो कौन सा रेशियो है? रेवेन्यू रेशियो में आएगा। इसके अलावा आप निकालते हो ना नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट आपको कहां से मिलता है? पीएल से। आपको सेल्स कहां से मिलता है? ट्रेडिंग से। अरे हाँ के ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हो। आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होता है एंड ऑपरेटिंग रेशियो अलग होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? राइट। तो इन साइड तक में जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसे बोलो कहां पे आएगा? रेवेन्यू के अंदर में आएगा। फिर बैलेंस शीट रेशियो क्या है? बैलेंस शीट रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका बोलो कहां से रहेगा? बैलेंस शीट से। जैसे आप लोग जब मेरे साथ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे थे तो उस बीच में मैंने ऐड किया था क्या? डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट और इक्विटी दोनों आपको कहां से मिला था? बैलेंस शीट से। आपके नाम इसो ना, यहाँ पे से डिफरेंट टाइप के आपको रेशियो निकालने को मिलेंगे अलग अलग करके, राइट। तो सब जो रेशियो आप कैलकुलेट करोगे वो बोलो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट के अंदर में आएगा। मिक्स्ड मतलब कौन सा? जो दोनों मिला के, हाँ जी,
एक आपका न्यूमरेटर आपका पीएल से, डिनोमिनेटर आपका ट्रेडिंग से, सॉरी ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, आपके बैलेंस शीट से, हाँ कि ना। तो जब मिला के आइटम मिलेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रेशियो माना जाएगा। जैसे अगर जैसे मैंने बैलेंस शीट में बोला तो कहने से कि एग्जांपल के लिए करंट रेशियो जो निकालते हो, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी, अरे निकालते हो ना, हाँ कि ना। तो इससे वो जो रेशियो आप सबको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप लोग समझ पा रहे हो क्या, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये सारे आइटम्स हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट। तो रेशियो नॉर्मली क्या है, क्या आप लोग समझ पाए क्या, राइट। तो एक बार आप अपने कॉपी में पहले हेडिंग दो, हेडिंग दो फाइनेंशियल रेशियो। आई वांटेड टू टीच यू लाइक प्रॉपर जो कीवर्ड्स आते हैं यूज वही लिखो, फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो। एक बार इसको डिफाइन करो, देखो रेशियो मींस, देखो रेशियो मींस रेशियो मींस रिलेशनशिप, means relationship between two or more items of financial statement. A ratio means a relationship between two or more items of financial statements. Financial statements. Full stop. It can be expressed. It can be expressed either in proportion. It can be expressed either in proportion, fraction, pure number or percentage, or percentage. Full stop. The ratios can be classified. The ratios can be classified under following three headings. Under following three headings. Number one is revenue ratio. Number two, balance sheet ratio. And number three, mixed ratio. क्या क्या? अब रेवेन्यू में एक लाइन लिखो यहाँ पे पहले नीचे में, देखो when both numerator and denominator are from trading and PL account. यहाँ लिखो बैलेंस शीट में when both numerator and denominator are from balance sheet. तीसरा लिखो मिक्स्ड में when one element is from PL account and another from balance sheet and another from balance sheet. समझ पाए? सिंपल है। अब सुनो, इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यहाँ पे रेशियो में यूज करने वाले हैं, एक बार मुझे उसको लेके बात करना है।
क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब चीज आता है, बट फिर भी मुझे पता है कि आप लोग कांड करोगे। आप मुझे बताओ, कैन यू टेल मी द 5 नेम ऑफ करंट एसेट्स? क्या बोला, सवाल नहीं सुना। करंट एसेट्स के अंदर में जो 5 आइटम आएंगे, 5 आइटम के नाम बताओ। क्या क्या एसेट्स आते हैं करंट एसेट्स? आगे बोलो। अभी तो तुम बैलेंस शीट कर रहे थे भाई, तुम तो बोलोगे ही तो। नहीं लेते इसको यहाँ, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। वो आपके करंट एसेट के सबहेड में आता है, उस आइटम में नहीं आता। गैस सबसे लिक्विड हो गया, लिक्विड को अलग अलग ट्रीट करते हैं। चलो तुमसे एक और सवाल है मेरा, कम हुआ आएगा। अब सुनो, एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब तुमने देखा होगा, एक बात बता, उसमें क्या क्या आइटम बता, उसके हेड में बता कौन कौन से आइटम आते हैं, बस, और कुछ नहीं आता। और डिटेल में जाएंगे तो समझ। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आता है। अगर शायद तब तुम अपने इंस्टीट्यूट का मैट तब तुम ओपन नहीं किया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज उस वो आइटम्स होते हैं, बता दे रहा हूँ, सुनो। कैश कैश सारे आइटम आएंगे which can be readily convertible into known amount of cash within a period of 3 months that will be known as a cash and cash equivalent। कैश या कैश इक्विवेलेंट, अगर मेरे पास में बाकी सारे आइटम भी अवेलेबल है which can be readily, आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी कौन सा, विद द नोन अमाउंट ऑफ कैश, कितना अमाउंट मुझे मिल जाएगा अगर मैं इसको आज बेचूं तो, कितना मंथ में, 3 मंथ्स में ना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन करंट एसेट्स का तुमको प्राइस पहले से पता नहीं होता है, इसीलिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को करंट एसेट्स में बोलना गलत हो जाता है। किसे को, एक बताओ, तुम मुझे बताओ, करंट एसेट्स को तुम डिफाइन कैसे करते हो? डिफाइन करंट एसेट्स, हाँ डिफाइन करो। तुम जब डिफाइन करोगे ना, तो तुम जो तुम बोलना चाह रहे हो उसका आंसर तुम खुद दे दोगे। डिफाइन करो ना, डिफाइन करो भाई, करंट करंट एसेट्स क्या होता है, बताओ। ये बचपन की चीजें मुझे पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, मतलब आई हैड टेकन अ गुड डिसीजन कि मुझे बेसिक टर्म में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग पूरा डैश कर दोगे क्वेश्चन में जाके। 11 12 की चीज। अब तो भाई सब करंट असेट क्या होता है? तुम लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ा है ना रे? हाँ वहां पे तो मैंने पढ़ाया है। हाँ मैंने पढ़ाया है करंट असेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, मैंने डिफाइन भी करवाया प्रॉपर। मैंने प्रॉपर डिफाइन करवाया, हाँ दिखाया मैंने। वर्किंग कैपिटल साइकिल मैंने बनाया था। यस सर, मारेंगे बेटा पकड़ के। Those assets which can be convertible into cash within a one operating cycle or a 12 months which may be mentioned। तो आपके से क्या हुआ कि वो असेट जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ कितना मंथ्स में, 12 मंथ्स में, कितना, विद इन अ वन ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप तो वहां भी कैश में कन्वर्ट ही कर रहे हो ना। डेटर्स को भी करंट एसेट आप क्यों मानते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने क्रेडिट सेल किया तो पैसे मुझे सर्टेन टाइम के बाद मिल जाएंगे। अरे यही बोलते हो ना, स्टॉक लेके आते हो, क्या 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 आप स्टॉक को लेके आके अपने पास रखते हो जिंदगी भर? नहीं ना, आप उसको तो लाने के बाद बेचते हो ना, कितना, 2 4 साल बाद? नहीं, विद इन 12 मंथ्स। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? इसका आंसर बोलो क्या है, करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट के अंदर जो आप बात करते हो प्रॉपर्ली डिटेल में, तो ऑटोमेटिकली कैश में आता है ना। तो कैश को कैसे उसमें ले लोगे भैया? हाँ सबहेड में आता है, मैं मानता हूँ। मेन हेड में करंट, उसके सबहेड में आएगा आपका 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 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट उसको प्रॉपर बोलना कि करंट एसेट्स ही है, ये थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लगता है। क्यों? बिकॉज मैं उसको जब पढ़ाऊंगा भी यहाँ पे तो मैं बोलूंगा सुनना, वो जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, उसको मैं लिक्विड एसेट्स बोलूंगा। लिक्विड बोलो, एसिड टेस्ट बोलो, या क्विक बोलो। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि इसका एसिड टेस्ट,
हाँ जी है, एसिड ओ नहीं, बात करते हैं। चलो एक काम करो, हेडिंग में पहले देखो, फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजी। पॉइंट नंबर 1, करंट असेट्स। करंट असेट, सुनो इससे बात करेंगे तो इसमें आपने क्या बताओ ना, स्टॉक, डेटर, चलो आप लोग किसे लिख लो, कैश एंड बैंक प्लस पीआर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस तो ना प्लस अक्रूड इनकम। क्या इसमें आपके सारे हेड कवर हो गए? कवर हो गए। अब सुनो, ये तो आपके जनरली आते हैं ना, बोलता हाँ जनरली आते हैं, बट अगर अब ध्यान सुनो, कुछ अजम्पशन जो मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले करंट असेट्स में कौन कौन से आइटम दिए हैं, तो आप क्या मानोगे? क्या मानोगे बताओ? तब मानेंगे तीन चीज। क्या मानेंगे बताओ? तीन चीज। वे कौन कौन से? तो दैट विल बी स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। बस यही आपके तीन चीज को यहाँ पे लिया जाएगा कि अगर कुछ नहीं लगे तो बोला तो कौन सा, ये हमारे तीन चीजें हैं जो हमारे करंट असेट अंदर में आएंगे ऑलवेज। इस बात का ध्यान रखना, कौन सा? स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक। वे क्यों भाई? बिजनेस इसी पे टिका हुआ है। स्टॉक होगा आपके पास, डेटर क्रेडिट सेल होगा ही, और कैश एंड बैंक तो लिक्विड आपके पास रहेगा ही रहेगा। समझ पाएगा? तो अगर आपके पास में करंट असेट निकालने के लिए दे दे आखिर ना, और मान लो कोई तीन में से कोई एक आइटम दे दे, तो बाकी तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या आंसर है? हाँ जी, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में ये तीन असेट्स तो वहां पर रहते ही रहते हैं। भैया अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो भाई दो तो होगा ही होगा। बोलो कौन सा? स्टॉक और कैश एंड बैंक। मे भी आप बोलो कि क्रेडिट सेल हम करते ही नहीं है, बोलो हाँ कि ना, तो ये दो आइटम पक्का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेंगे। तो अगर मान लो सुनना, मेरे पास में स्टॉक दे दे और बोले कि बाकी करंट असेट निकाल के दो, तो मैं क्या निकालूंगा? कैश एंड बैंक। बोलो हाँ कि ना, डेटा क्या मानेंगे? जीरो। समझ में मेरी बात? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। आगे देखो पॉइंट नंबर 2, जब ये बात किए तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। देखो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बताओ ना इसमें क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, कुछ नाम बताओ। डेटर, हाँ उसको अलग से हो ना, देखो ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, एकदम बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो आपका मन के बाद बिल्स पेबल, क्या आपने कहा? आउटस्टैंडिंग ना, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और क्या बोलेंगे? प्री रिसीव्ड इनकम, यही ना। अब बताओ भैया अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो किसको मानेंगे बताओ? क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी। क्या? प्री रिसीव्ड इनकम। एक बात बताओ, मैं कंपनी की बात करता हूँ, और ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं होगा? लोन हो सकता है ना, शॉर्ट टर्म। और एक और इसलिए मैंने भी बताया कि अभी तो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में एक और चीज इंक्लूड हो चुका है बहुत सालों साल से पहले से, कैश क्रेडिट। अगर तुम लोग प्रैक्टिकल काम कहीं भी करेगा ना, तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होगा जिसके पास सीसी नहीं होगा। तुम काम करी, सीसी नाम सुनिए ना, क्या होता है? अगर तुम देखेगा तो वहां पे तुमको पक्का दिखाई देगा बैलेंस शीट में सीसी। क्रेडिट कार्ड जानते हो? क्रेडिट कार्ड जानते हो? कुछ सही है, कुछ वैसा ही है। क्रेडिट कार्ड में बस आपके पास में वो क्रेडिट कार्ड रहता है, जाके स्वाइप करके आप जब उसका यूज करते हो। और कैश क्रेडिट में खास बात ये होती है कि आपके बैंक अकाउंट बैलेंस में दिखाई देगा, आपको जितना मन उतना पैसे, एक लिमिट रहेगा कि आप इतने पैसे निकाल सकते हो, और कभी भी तुम निकाल सकते हो। और खास बात ये, जैसे मान लो कि मेरे पास में 1 लाख का लिमिट बैंक ने दिया है, तो मैं पूरा पूरा 1 लाख तक निकाल सकता हूँ। खास बात ये है कि अगर मैंने मान लो सिर्फ 10 निकाला, तो मुझे इंटरेस्ट सिर्फ 10 पे देना पड़ेगा। 5 निकाला, बस मुझे 5 के देना पड़ेगा।
और हाँ, वो भी उसके लिए टाइम होता है कि अगर आपने उस पैसे का वापस विद इन 48 आवर्स कर दिया, अभी लिए 48 आवर्स में उसको जमा भी कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज आपको दी जाती है, और भी एज पर द बैंकिंग टर्म्स उन पर चेंज होते रहते। ओके, चलो मेरी बात समझ पाए क्या? हाँ कि ना? तो अगर मेरे पास कुछ नहीं बोला तो बोले क्या बोलेंगे, क्रेडिट और हमको बैंक ओडी देखने को मिलेगा। ये बीपी आपने क्यों नहीं लिया? सोचना, क्रेडिटर्स और बीपी एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं। आप लोग देखो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स में क्या आता है आपका? दोनों ही आता है, इसी कारण से दोनों को अलग अलग यहाँ पे करते नहीं। चलो तीसरे आइटम पे आओ, देखो क्विक असेट्स। क्विक असेट्स, या आप इसको प्यार से वी कैन से लिक्विड असेट्स, या आप इसको प्यार से बोल सकते हो एसिड असेट्स। ये कैसे निकालेंगे? तो सुनो, इसको निकालने का पता है बेस्ट पार्ट क्या है? बोला क्या? बोला कि आप करंट असेट्स ले लो। बोला ले लिया, आप इसमें से स्टॉक को लेस कर लो। स्टॉक को लेस कर लो, साथ आप यहाँ से प्रीपेड एक्सपेंस को लेस कर लो। आप इन दोनों को लेस करने के बाद में जो आपके पास बचेगा, बोलो क्या होगा? क्विक असेट्स में आएगा। अब तुम थोड़ा खुद सोचो ना, अगर मैं करंट असेट्स में, सुनना, करंट असेट्स में अगर मैं स्टॉक प्रीपेड हटा दूं तो क्या बचेगा? डेटर और कैश। तो कहने से लिक्विड पूरा पल, इसीलिए मैंने कैश को क्या बोला कि क्विक में लेके आएंगे, कि जो एकदम रेडीली कन्वर्टेबल कैश में है, आज क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कि ना? मतलब सुनना, अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो आपके पास थोड़ा सा देख, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे, स्टॉक क्या तुम्हारे पास में आज की आज तुम उसको बेचना पॉसिबल है क्या? डेटर से पैसे लेना पॉसिबल है क्या? हाँ, अरे डेटर्स को कैन यू गिव द डिस्काउंट एंड टेक मनी नाउ? यस इट्स पॉसिबल है। अरे बोलो हाँ कि ना? लेकिन सुन ना, कैश वो तो ऑलरेडी लिक्विड है, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करना, कैश को कैश में कन्वर्ट नहीं करना, वो तो मेरे पास ऑलरेडी कैश में है। बियर 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 बिल्स रिसीवेबल जो आपने किया है, इसको भी ऑप्शन है, डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। प्रीपेड को करना पॉसिबल है क्या? अगर मैंने इस प्रीमाइस का रेंट एडवांस दे दिया है, मैं बोलूं एडजस्ट कर लो, नहीं करेगा वो। समझेगा मेरी बात? हाँ कि ना? तो जो रेडली कन्वर्टिबल है वो बोलो क्या है? आंसर है बाकी के आइटम स्टॉक ऑपरेशंस को छोड़कर। समझ पाए? सेम चीज पॉइंट नंबर 4 लिखो, क्विक लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी और एसिड लायबिलिटी। अगर आप इसमें देखते हो, चलेंगे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी माइनस प्री रिसीव्ड इनकम। समझ पाए क्या? अब भैया 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 बोला हाँ, यहाँ पे जो अजम्पशन बताए हो, क्या यहाँ पे नहीं है? पर यहाँ भी है। अगर अगर सुनो सुनो, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो अगर कुछ नहीं बोला ना, तो आप हमेशा करंट असेट्स माइनस स्टॉक कर लेना, प्रीपेड वहां पे कुछ नहीं मानेंगे। सेम चीज अगर यहाँ बोले तो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी कर लेना, प्रीसिप कुछ भी नहीं मानते हैं, बात खत्म। क्या नहीं? क्या कोई दिक्कत है? आराम समझ सकते हो ना? चलो आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉय, और इसी को एक और नाम जानते हैं कैपिटल ब्लॉक। ये सब इतना आइटम आप क्यों बात कर रहे हो? एक बात बोलो, अभी मैंने वो बात नहीं की, बट मैं हल्का सा बस मैं बोल रहा हूँ, सब मैं आगे लेके बात करूंगा। आपका जब रेशियो जब पूरा हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग को शायद 5 से 6 क्लासेस हम लोग को लग जाएगा। वैसे इतना लंबा क्लास क्यों? 2 क्लास तो मुझे सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी और फॉर्मूला बताने में लगेगा। उसके बाद में जो आपका कवरेज है, पहला नॉर्मल आपके पास में आइटम्स देगा, रेशियो निकाल के दो।
दूसरा 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 आपके पास रेशियो दिया रहेगा, आप प्रॉपर आइटम निकाल के बैलेंस शीट प्रिपेयर करो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हाँ, शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब भैया पार्ट 1 क्या है, बैलेंस शीट, पार्ट 2 क्या है, पीएल, दोनों करना पड़ेगा। समझ पा रहे क्या? हाँ कि ना? या सुनना, ऐसे भी होगा कि आपके पास में आधा अधूरा आइटम देगा जिसको पूरा भी करना पड़ेगा, राइट? तो अगर ये आइटम आपको नहीं पता है कि कहां पे क्या अजम्पशन लेना है, कौन सा आइटम है, कर दोगे, निकाल नहीं पाओगे। इसलिए प्लीज इस क्लास में बकवास करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इससे सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्या? चलो आगे सुनो। अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि कैपिटल जो मैं लगाता हूँ कैसे निकालते हैं, बताओ तो। आप लोग मैं डायलॉग बोलो ना, मैं डायलॉग बोलो ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया बिजनेस में दो टाइप्स के कैपिटल नामे जाते हैं, बोलो कौन सा? ओन कैपिटल प्लस लोन कैपिटल। अरे ही ना होता है क्या? इसको छोड़ कुछ और होता है क्या? नहीं। अगर जब मैं यहाँ पे ओन को लेके बात करता हूं तो ओन में बोलो कौन कौन सा आइटम आएंगे, बताओ ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो हाँ कि नाम? यहाँ से लेस कर लेंगे, बोलो कौन सा? अगर कोई भी मेरे पास में फिक्टिटियस असेट्स हुआ तो, अरे हाँ कि ना, हटाएंगे ना उसको। मेरा बात समझ रहे हो क्या? राइट, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बात और, बोलो क्या? अब लास्ट में इसमें हम लोग ऐड करेंगे, बोलो किसको? बताओ बताओ किसको? बोलो कुछ तो बोलो नालायको। लोन में क्या आएगा? लोन में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक लाइन में बोल दूं, एंड ऐड कर लो कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बात खत्म। अगर मैं इन सबको ऐड करके नेट कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे बचपन में भी आप लोग एक और तरीका अपनाए थे जो आप लोगों ने फाउंडेशन में हमसे पढ़ा था, बोलो क्या? कैपिटल कैसे निकालते हैं? असेट्स माइनस असेट्स लायबिलिटी बोल दो। जब मैं लायबिलिटी बोल रहा हूं मतलब कौन सा? आउटसाइडर लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। करंट लायबिलिटी के अंदर वाला भी जो भी आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है उसको भी लेस किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ कि ना? तो दोनों को यहाँ पे लेंगे क्या? आंसर है हाँ जी, राइट। अब सुनो एक बात, इसके अलावा कहने से ये जो मैंने बोला, ये जो मैंने बोला अभी तक, ये बोलो कौन सा अप्रोच दिया? लायबिलिटी अप्रोच लिया तब ना हुआ। आंसर है हाँ जी। क्या मैं कैपिटल ब्लॉक और कैपिटल एम्प्लॉयड कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द असेट्स टेक्निक? हाँ जी, समझे? अरे भाई साहब रुको 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 रुको, हम लोग क्या बोलते हैं, जितने का असेट्स उतने का लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अप्रोच से जब चीज आ सकता है तो क्या ये असेट अप्रोच से आ नहीं सकता क्या? समझे मेरा बात? बोल हाँ कि ना? अब तुम थोड़ा थोड़ा समझो कि आपका असेट्स में क्या क्या आता है, बताओ ना। यानी से फिक्स्ड असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस, बोलो क्या होगा? करेंट लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी जो आइटम है वो तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये डिफरेंस बोलो क्या जाएंगे आपके लिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ पा रहे हो क्या? सुनना, कहने से कि इन दोनों के अलावा इसको अगर मैं एक और बोलूं तो सुनना, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अरे हाँ कि ना? देखना, करंट असेट्स करंट डेबिट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे फॉर्मूला आपके लिए बन सकते हैं क्या? आंसर है हाँ जी। संभाल लोगे? छापो। क्या? छुट्टा मुट्टा का इमेजिनरी असेट्स जो रियल में होता नहीं है, बट आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पीएल का डेबिट, बैलेंस शीट कैसे में पीएल का डेबिट देखे नहीं हो? अक्यूमुलेटेड लॉस, बताया? जी हाँ, वही है आपका प्रिलिमिनरी, वही है आपका फिक्टिटियस लॉस। वही तो फिक्टिटियस ही है ना। सुनना, गुडविल जो कि हम लोग अपने सब जनरेटर वाला दिखाते हैं, बस पाए। ऐसे समझो कि मैंने बस दिखा दिया है, बट उसको अगर मैं आज बेचूं ना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे लिख चाहता हूँ, लिख लो, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये आपको ऑलरेडी पता है कौन सा? करेंट करेंट लायबिलिटीज।
नंबर 7 देखो, शेयर होल्डर्स फंड। ये तो इसका तो आंसर मेरा भाई देगा, इसका नाम आरिफ है, क्योंकि अभी भी बैलेंस शीट पढ़ के आया है। एक सुनो, एक एक करके बोलो, मैं लिखूंगा। बोलो, अब बोलना चाह रहे हो कि इक्विटी से कैपिटल आएगा? आएगा। अच्छा, प्रीफरेंस भी आएगा। अच्छा, और अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। हाँ, रिजर्व सरप्लस बोल दिया, सब उसमें आ गया, अलग से हिसाब किताब नहीं करना मुझे। अच्छा, वो सब यहाँ पे नहीं आता, तो कहने से यहाँ पे यही बस यही 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 तीन ठो आएगा, इक्विटी प्रीफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस। माइनस करेंगे यहाँ से, नेट करना पड़ेगा ना। बोलो क्या, सेम चीज, टीटीएस। अब अगर मैं आपके साथ में एक बात करूं, नोट, नोट ये क्या है? नोट में सुनना, कहने से अगर हमारे कंपनी के अंदर में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो भी है, अगर ये मेरे पास जीरो हो जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम, देन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। अब मैं कुछ बातें और करने के मेरा मन कर रहा है, भैया बोलो क्या क्या। सुनो ना, शेयर होल्डर्स फंड को ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वी कैन से एज अ प्रोप्राइटर्स फंड। बोलो कौन सा? प्रोप्राइटर्स फंड। सुनना, एक और चीज बोल सकता है कि आप मुझे नेटवर्थ निकाल के दे दो। जी हाँ, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ वही है ना जो आपने लगाया है, सिंपल। वैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द नेटवर्थ, पता है ना? ऐसा क्या देख रहा है बे? नेटवर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूएशन। मतलब किसी किसी कंपनी का हो सकता है कि अगर मैं वैल्यूएशन करूं तो उसका हजारों करोड़ में जाए, पर उसका नेटवर्थ 100 करोड़ का हो। समझे मेरा बात? क्या नहीं आता? अब सुनो, पॉइंट नंबर 8, 8 ये क्या है? लिखो ना, लिखो, इक्विटी से होल्डर्स फंड। इक्विटी से होल्डर्स फंड, तो भाई इसमें क्या कहेगा? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ना, हाँ हाँ, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्या करेंगे? एकदम। अब सुनो, कहने से अगर मेरे कंपनी का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जीरो है, देन बोलो क्या बोलेंगे? देन शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या मैं इसमें एक और लाइन ऐड करूं? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर जीरो, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू, सुनो ना, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। लिख लो उसको भी। तो ये जंक्शन लेना पड़ेगा क्या? अरे क्वेश्चन में बहुत जगह दिखाई देगा आपको। हे भगवान इतना भी नहीं करना, तुम आइटम देखना पड़ेगा। देखो, इफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज जीरो, देन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, तुम लोग समझ पा रहे ना मैंने इसे क्यों बोला? एवरीवन, लोग समझा मैंने क्यों लिखा? कि नहीं बस अपने मन से लिख दिया ना, ना अपने मन से लिखा नहीं, रीजन दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? क्या रीजन है? रुक, तीनों ऐसे क्यों हो गया? मुझे मतलब बोल भाई। नहीं समझा ये लोग, सोच रहे लोग, और पूछता भी नहीं है, ये वाला काम करता है ये सब चीज। यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो बकलोलवा, तो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या है बता तो? इक्विटी प्रीफरेंस जब सर बस लेस फिफ्टी डेज का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना?
हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला तेरे लिए कि अगर आपका पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जीरो, मतलब कौन सा, ये जीरो हो गया तो बचा क्या, ये बचा ना, तो ये क्या आ गया, शेयर होल्डर्स फंड आ गया क्या आंसर है हाँ जी, क्या बोल क्या आ गया, शेयर होल्डर्स फंड, बात खत्म। क्यों क्या है इसका, देखते यहाँ पे वही तो है ना। अगर तुम देखते हो यहाँ पे खास अलग क्या है, प्रीफरेंस, और ये प्रीफरेंस भी जीरो और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी जीरो, तो तीनों तो सेम रहेगा ना, सिंपल सी बात है। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैं बस हटा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, प्रीफरेंस भी जीरो और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी जीरो, तो अगर दोनों जीरो मतलब तीनों तो सेम हो जाएगा ना। अरे हाँ जी। एक चीज थोड़ा समझो मेरे बात, सुनो सुनो। मान लो ये देखो आपका बैलेंस शीट, इसको थोड़ा देखो, दिस इज बैलेंस शीट, ये रहा मेरा लायबिलिटी साइड और ये रहा मेरा असेट साइड। तो समझो, अगर मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे आइटम्स लेता हूँ, थोड़ा सा इसको जस्ट इमेजिन करो। मान लो मैंने बोला कि मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है तो कितने का, 100 का, फिगर्स इन करोड़, ठीक है। मेरी कंपनी का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, मान लो ये भी मेरे पास कितने का, बताओ ना, 100 का। हाँ कि ना। मेरी कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है, बोलो कितने का, ये भी मेरे पास में 100 का है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मेरे पास में ये भी 100 का है। करेंट लायबिलिटीज मेरे पास में ये भी कितने का है, 100 का है। तो ये मेरे पास आइटम सब दिया हुआ है। अगर मैं असेट्स की बात करूं तो मेरे पास सुनना, नॉन करेंट असेट्स इन एग्रीगेट मेरे पास में 300 का है। करेंट असेट जो मेरे पास में दिया हुआ है ये मेरे पास में 100 का है। और फिक्टिटियस असेट्स मेरे पास ये कितने का है, 100 का है। क्या पूरा पूरा 500 हो गया दोनों तरफ। अब अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो ध्यान समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि भी अगर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सही ना, अगर इन सबको मैं ऐड करके फिर इसको लेस कर दूं, देखो यहां से अगर मैं इसको लेस कर लूं तो मुझे यहाँ पे बोलो क्या मिलेगा, ये देखो देखो देखो, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे समझ पाए क्या, हाँ कि ना। दूसरा दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, सुनो सुनो, नॉन करेंट प्लस करेंट माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो इससे भी मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे मैंने बोला क्या, ये लायबिलिटी अप्रोच, ये कौन सा एसेट अप्रोच। अरे हाँ कि ना। अगर तुम थोड़ा सा इसी को और पोस्टमार्टम करो तो तुम सोचो, मैंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो उसके लिए मैंने क्या बोला भैया, आपने उसके लिए बोला इक्विटी प्रीफरेंस रिजर्व सरप्लस माइनस कौन सा, फिक्टिटियस। अरे मैंने यही तो किया ना। तो अगर प्रॉफिट ये आपका है तो लॉस भी किसका है, आपका ही तो है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, मान लोगे क्या, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये देखे मुझे बताओ मेरे पास में लाइक शेयरहोल्डर्स फंड कितने का है, 200, 100 का है बेटा इक्विटी वाला। चलो ओके, समझ पाए। अब कितना, अब तो बोलो ठीक है। इक्विटी और सॉरी, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस और शेयरहोल्डर्स में, तब तीनों को ऐड करो, इक्विटी प्रीफरेंस रिजर्व एंड फिक्टिटियस, तब 200। पॉइंट नंबर 9, ये तो मैंने आप लोग पढ़ाया है, तो बोला पढ़ाया तो अपने सभी कुछ है। ठीक है ठीक है ठीक है, ले लो। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और हाँ, जब मैंने परचेज बोला मतलब मैं नेट की बात करता हूँ, ठीक है ना। और प्लस करेंगे बोलो कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ भी हुआ तो, और लास्ट में लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। इसको जो नेट करके मेरे पास में आएगा, बोलो क्या आएगा, COGS, है ना क्या। तो ना, मुझे थोड़ा डिटेल में जाना है इसको लेके आइटम को, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी मैंने डिटेल में बात किया है आप लोग साथ में, बात किया नहीं सब चीज, कब बात किया था, कहा नहीं, तुम पूरा लाइन तुम याद ही नहीं रख पाता है कि हम क्या क्या कहाँ पे किए थे, चैप्टर का नाम बता।
कौन चैप्टर चैप्टर में किए थे? हाँ, शाबाश, देख रहे हो ना, ये होता है कि पढ़ाई, ऐसा पढ़ाई कोई कोई करता है इतना मेहनत करके? फाइनल अकाउंट्स पकलो, सुनो, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे जब आते हो तो क्या लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और टू डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। यहाँ पे क्या कहते हो? बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक, और लास्ट में, एट लास्ट में आपके पास में 2 GP यहाँ पे आता है, ये ना होता है, राइट? अगर ये आप देख पा रहे हो, अगर ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो अब आप मुझे खुद ही बताओ यहाँ पे आइटम्स में और कौन कौन सी चीजें आएंगी। अगर जैसे कि मान लो, अगर मैं बोलूँ यानी इससे, अगर मेरे पास सेल्स में से, अगर मेरे पास सेल्स दिया रहेगा, अगर मैं यहाँ से अपना GP को लेस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? इज इट पॉसिबल कि ये मेरे पास में आ जाए COGS? तो हाँ जी, कैसे कैसे? तो यहाँ सुनो ना, ए यहाँ सुनो ना, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। अभी तक जो आपने आइटम्स है क्या देखा भैया? ओपनिंग स्टॉक देखा ना, ये वाला, राइट? इसी को आपने किया ना नेट करके, अब वो क्या मिल गया बता ना? COGS। अब डिफरेंस तो सेल्स ही है ना, अब सेल्स लेस करो तो क्या मिलेगा? GP तो मिलेगा, बोला हाँ कि ना? तो अगर सेल्स से डायरेक्टली अगर GP हटा दूं तो मेरे पास यही आइटम बचेगा ना, कौन सा? COGS। सिंपल सी बात है यहाँ पे, हाँ कि ना? तो अगर थोड़ा सा आप इसी में अगर एक और लाइन थोड़ा सा देके समझो तो कहने से यहाँ तक, यहाँ देखो, सेल्स मेरे पास दिया रहेगा, और अगर मैंने यहाँ से लेस कर लिया, बोलो क्या? COGS। तब मेरे पास क्या आएगा? तब मेरे पास GP आ जाएगा। है 9 हो गया, 10, 10 लिखिए। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, समझो ना यहाँ पे क्या आएगा? तो सुना, मैं सिंपल ले लूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो नेट करके जो मेरे पास यहाँ पे आएगा, बोलो क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, यही ना? तो अब मुझे यहाँ पे कुछ जो हम लोग अजम्पशन ले सकते हैं, मुझे वो लेने का मन कर रहा है। बोलो क्या कहने से? इफ डायरेक्ट एक्सपेंस इज 0 देन कंज्यूम्ड इक्वल टू COGS, हाँ कि ना? यस इट कैन बी। हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस तो है, तो अगर यही मेरा 0 हो जाए तो दोनों सेम नहीं हो जाएगा एकदम? तो यहाँ पे एक लाइन लिखो पहला, देखो, इफ डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू 0 देन COGS इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। कोई दिक्कत? अच्छा सुनना, एक बात बोलूं क्या? अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम हो जाए, ध्यान सुनो, इफ, यस, करेक्ट, नहीं समझा? ए दीदी समझी मैंने क्या बोला? अगर आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम हो जाए और डायरेक्ट एक्सपेंस 0 हो जाए, क्या बचा? तो तू ही मेरा परचेज, तू ही मेरा COGS, तू ही मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड। लिखवाऊं कि रहने तो मान लोगे? मान लोगे ना? चलो, तो आ जाओ, इसी से कनेक्टेड एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11। तो ना एक थोड़ा चीज को देखो यहाँ पे, तो ना अगर मेरे पास में सेल्स दिया रहेगा, अगर मैंने यहाँ से लेस कर लिया अपना COGS, तो मेरे पास में यहाँ पे बोल कर GP आएगा ना? ये मेरे पास में GP आ जाएगा, राइट? अब सुन, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे एक और बात, है ना?
यहाँ पे एक और चीज बोलने वाला जीपी में से, सुना, अगर जीपी में से अगर आप यहाँ से लेस करते हो, बोलो किसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। जी हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से लेस कर लूँ, तो इसको लेस करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे आता है उसको बोलो क्या बोलते हैं, क्या ना लायक, अभी तो एफएम पढ़ा है, हमसे ही तो पढ़ा है, यस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चल अब एफएम के लैंग्वेज बता इसको क्या बोलते हैं। हाँ जी, एफएम इसको हम लोग क्या बोलते थे, बोल। आज तो मार मारेंगे बेटा तुम लोगों को, मैंने लिखवाया भी था। ये तो क्या, ये तो समझ पाए, दिस इज व्हाट EBIT, हाँ के ना, यस अर्निंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ के ना, राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मेरा अजम्पशन को लेके आंसर करो तो मजा आ जाए, मेरा मजा आ जाए। तो सुनो, अब पहले ये बात समझते हैं कि भाई ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, बताओ ना। बताओ, गजब, और बताओ बता, चल कुछ आइटम के कुछ खर्चों के नाम बता दे जो ऑपरेटिंग में आएंगे। क्योंकि वहां पे तो आइटम के नाम दिए रहेंगे ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई। दीदी वेजेस थोड़ी ना आएंगे। लिखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, दिस ऑल आर नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। भगवान, लिखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या, अच्छा ये बोला क्या, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना। अगर मैं आपको बोलूं यहीं पे कि आप मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के दो, ये आप खेल क्यों रहे हो, जरूरी है खेलना मुझे, बताओ बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट, बता, तेज बनता है ना तुम, कैसे सेम हो सकता है, ऑपरेट ऐसे एक्सपेंस कॉस्ट दोनों सेम, तुम अभी कॉस्ट पर क्या मानेंगे, पकड़ गया बेटा तुमको, एक्सपेंस और कॉस्ट दोनों सेम कैसे हो जाएगा। बता भाई, ओ दीदी बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। लिखो, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक बात बोलो, बोलो क्या, अगर आपने अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट से सेल्स को जब तुम लेस करते हो ना, तो आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट मिलता है, क्या मिलता है, जो कि रॉन्ग है। अब सुनो, अगर अब आप उस ऑपरेटिंग कॉस्ट से, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेस करते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन क्या मिलेगा, अब नेट प्रॉफिट। चलो मैं थोड़ा प्रॉपर इक्वेशन को लेकर बात करता हूँ, जो मैं जिसको लेके आगे क्वेश्चन में भी आएगा, सुनो तो ध्यान से देखो। यानी से अगर मैं अपना सेल्स में से सेल्स हटाओ, आपको सेल्स माइनस COGS तो पता ही है, तो सुनो ना, यहाँ देखो ध्यान से, अगर मेरे पास जीपी से ना, सुनो अगर जीपी में से अगर मैंने अपना लेस कर लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बता मुझे क्या मिलेगा, हाँ हाँ मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, बोलना इज्जत से बोलना, दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या ना क्या। अब एक बात है, ये जो जीपी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जीपी निकालते हैं सेल्स माइनस COGS, हाँ कि ना, तो कहने से सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू क्या आएगा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो तुम थोड़ा सा सोच के देख, ये जो सेल्स में से अगर इन दोनों को मैंने लेस कर दिया, ये दोनों को हम लोगों ने क्या नाम दिया पता ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे क्या मिलेगा ऑटोमेटिकली? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा ना, हाँ कि ना। अगर मैं थोड़ा सा इसी में और खेल करूँ, बोला क्या, अगर मैं देखो सुना, सेल्स माइनस COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ कि ना। तो आप एक बार में ऐसे कर सकते हो क्या, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिक्कत? आगे बढ़े क्या? 12 12 एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं बता दो भाई? 2, एकदम सिंपल। ये तो आप लोग बचपन से करते आए हो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। 14 एवरेज डेटर, बताओ ना कैसे आएगा? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत? सेम अगर मैं इसी में एक और पॉइंट पूछना चाहूँ, दैट इज एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर ना, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाई 2, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। तो आपके नॉर्मल टर्मिनोलॉजी थे जो हम लोग यूज करने वाले हैं, आई होप इसे आप संभाल सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। नाउ स्विचिंग टू द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज, नंबर 1 फॉर्मूला, बहुत सिंपल वाला, जो आप लोग मुझे फट से बोल दोगे। कैसे निकालेंगे? कैन समवन टेल मी कि करंट रेशियो का कुछ और भी नाम होता है क्या? वर्किंग कैपिटल रेशियो। मान लोगे तो पॉइंट नंबर 2, क्विक रेशियो, या बोलते हैं इसको लिक्विड रेशियो, या बोलते हैं इसको एसिड टेस्ट रेशियो। बोलना क्या है, कैसे आएगा? क्विक असेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। आराम से कर लोगे। तीसरा, तीसरा जो आता है फिक्स्ड असेट्स टू करेंट असेट्स, एकदम देख लो। चौथा, एकदम आराम से बना सकते हो, इन्वेंट्री। कर सकते हो आराम से, कैश पे इन्वेंट्री या फिर कैश पे स्टॉक, सेम चीज। आप लोग कुछ टाइम और सीखे हो ऑलरेडी, दैट इज कैन से डेट इक्विटी रेशियो।
एक बात और, यहाँ पे डेट मतलब किसकी बात हो रही है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। इक्विटी मतलब किसकी बात हो रही है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की, दोनों मिला के, दोनों मिला के, हाँ जी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, है ना क्या? तो कहने से एक और चीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड। आपके मन की बात बता, बोलूं रुक के बोलूंगा, नहीं बोल देता हूं। इसको मैं बोलते पता है क्या? देसी फॉर्मूला। तो क्या है देसी फॉर्मूला? और एक आएगा, बताओ देसी के आगे आगे क्या आएगा? विदेशी। कहानी सेम है बट क्या आएगा? विदेशी। सुनो, विदेशी। पॉइंट नंबर 6, विदेशी फॉर्मूला। जी हाँ, देखो नाम भी देखना, कैपिटल गियरिंग रेशियो, नाम है ना विदेशी वाला, थोड़ा सा रेशियो। ये फॉर्मूला गजब। तो क्या बोला, ये बोला तो भाई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ले लो, बोला ले लिया। सुनो एक बात सुनो, हम लोग थोड़ा सा जो है ना, हम देसी लोग बहुत भोले भाले लोग होते हैं। ये कैसे भोले भाले? हम लोग चाहते हैं ना कि जो जहां का है वहीं पे रहे। विदेशी वाले लोग नहीं है। तुम अगर बोलते नहीं कि अगर तुम अपना टाइटल चेंज कर लिए तो तुम इज्जतदार बन गए, ऐसे है क्या? नहीं ना। अगर तुम छोटे से जाते के हो, तुम छोटे ही रहोगे भाई, टाइटल बदलने से थोड़ा तुम बड़े जाओगे। ये हमारा मानना है। मानना है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। लेकिन 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 जो विदेशी लोग हैं ना, वो लोग ना, तो एक जात के लोग हैं ना, उसको एक जगह बैठाओ, चाहे कुछ भी आपने टाइटल क्यों ना रखे भाई। मतलब सोचो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और डेट जो भी है, इसका खास बात क्या है? इसको हम लोग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको देना पड़ेगा। डिफरेंस भी तो उसी तरह का जात का है। तो हम लोगों ने बोला ना ना, तू तू सुनना, हम लोग थोड़ा सा बोले भाई ना, तो तुम शेयर से लगा है ना, इक्विटी से प्रीफरेंस शेयर, तो दोनों को साथ में बैठा दिया। बट विदेशी बोला कि ना, साथ में नहीं बैठाएंगे, तुम्हारा फीचर चेक करेंगे तुम कहाँ के हो। तुम बोलो कहाँ के हो, बोला हम तो फिक्स्ड वाले लोग हैं, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस प्रीफरेंस ले लो और डिवाइड कर लो। बोलो किससे? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से। बात बोलो, ये फॉर्मूला तुमको जो लिखा मैंने पे दिखाई नहीं देगा। वे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में कहीं भी बुक्स में? गजब लिखा, बोला वहां पे लिखा हुआ है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग आइटम्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। चलो, और जो आपको बुक्स में दिखाई देगा, लिखो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग आइटम्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फिक्स्ड इनकम मतलब क्या? अरे भाई फिक्स्ड खर्चा जिसको आप बेयर कर रहे हो। अरे हाँ कि ना, तो फिक्स्ड कहाँ पे करते हो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और डिफरेंस पे। बाकी जगह तो आपको वेरिएबल होता है ना, इसीलिए फिक्स्ड यहाँ पे लिखा गया। समझ पाए? पॉइंट नंबर 7, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये तो आप आराम से बोल, जीपी बाई सेल्स इन, मान लो आराम से 8, 8 में एक और ले लो, नेट प्रॉफिट रेशियो। भाई मेरी ड्यूटी है, मैं लिखवा दूंगा, तुम लोग क्या पता कल जगह पलट जाओ। आप तो लिखा ही नहीं थे, ऐसा भी कुछ होता है? मैं ट्रस्ट क्यों करूँ रे, बता तो। मैं अपना काम पूरा पूरा करके दूंगा। हाँ, रिस्क नहीं लेने का बोलता है ना बाबू राव, बिल्कुल रिस्क नहीं। आ जाओ 9। कल ना मेरे पास ना एक इंक्वायरी आया कि मैं फाउंडेशन की, पता क्या बोलिए, सर आप गारंटी देते हो क्या पास करवा दोगे? हम बोला तुम गारंटी दे दी होगी तुम कल तक जिंदा रहोगी? मैंने गजब। अच्छा मतलब मैं कैसे, हम पढ़ा सकते हैं कैन गाइड यू, बट फाइनली एफर्ट तुमको मारना पड़ेगा ना। तो सोचो कितना फालतू सवाल था ये।
देखो अगले लिखो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बोलो बोलो क्या? हाँ हो गया ना। जी हाँ सही पकड़े हैं, क्योंकि सुनो सुनो, जितना भी प्रॉफिट होता है दैट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द कौन सा, सेल्स। दैट इज वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। एक बात और बोलो क्या? ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये टेक्निकली एक और नाम जानते हैं, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी सेल्स भी 100 भी आप नॉर्मली करते हो एकदम। एक बात और सुनो ना, अब आप लोग मुझे बताना, सुना सुना एक बात, कैन से 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? समझे क्या? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो। पॉइंट नंबर 10 समझ गए आप लोग कितने पानी में हो? देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो। अब सुनो ना, ऑपरेटिंग जब मैं रेशियो बोलता हूँ ना, मतलब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का। यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का। तो ये 100% मतलब सेल्स, कॉस्ट हटाओ तो क्या बचेगा? सिंपल। सोचो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे भैया? जो इसका फॉर्मूला है ये बोलता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल, नेट सेल्स इनटू 100। हाँ जी भाई, सब जगह नेट सेल्स ही है, मतलब गलती से आ गया नेट भाई, सेल्स मतलब मैं नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ हमेशा, ध्यान रखना। जहां पे भी सेल्स मतलब कौन सा, नेट सेल्स की बात हो रही है, ध्यान है क्या? अब सुनना, कहीं से यहाँ पे एक और वर्ड 100% माइनस, तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब तो संभाल लोगे। अब एक बात थोड़ा सुनो, बोलो क्या? अगर मैं आपके लिए बोलता हूं सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई दिक्कत है क्या? कहीं से सेल्स माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। अरे संभाल लोगे क्या? तो कहने से 100% माइनस 20% कितना आएगा? अब क्यों बोला समझ पाए? अगर 100 मेरा सेल्स है, 20 मेरा प्रॉफिट है, तो बाकी बोलो क्या है? कॉस्ट है। या 100 मेरा सेल्स है, 20 मेरा बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो 80 कॉस्ट, तो अगर आपका ऑपरेटिंग 20% है, बोलो क्या प्रॉफिट में और कॉस्ट में भी, तो रिमेनिंग आपका इसमें बैलेंस बच जाएगा। सिंपल। मान लोगे, आगे बढ़े। चलो आज के लिए भी इतना आप लोग करके रखो, देख के रखो, सारे फॉर्मूला को देख के आना। अगले क्लास में और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको लेके बात करेंगे, समझेंगे। एंड देखो फॉर्मूला इज अनलिमिटेड, तो अजम्पशन ले लेके नए नए बन सकते हैं, बट ओवरऑल जितना नॉर्मली यूज होता है मैं उसको लिखवा दूंगा, तो अप्रोक्सीमेट 40 होंगे, 40 to 45 रहेंगे। अच्छा, मैक्सिमम तो आज से देखो, अभी तक जो मैंने बात किया एकदम वही, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तब आराम संभाल सकते, कोई चाप आपके लिए नहीं रहने। हाँ, इसीलिए जैसे कि मान लो अभी हम लोग बात करेंगे, सुन लो, आएगा आपको डेटा डेटा टर्नओवर रेशियो आएगा, डेटा टर्नओवर आएगा। टर्न मतलब क्या होता है? टर्न मतलब क्या होता है? सेल्स। डेटा टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या होता है? सेल्स। डेटा का सेल्स से कंपेरिजन, क्रेडिटर का सेल्स से कंपेरिजन, और ये बहुत आइटम आएंगे। टर्नओवर का 2-3 यूज होगा। वेलोसिटी निकालेंगे, बात करेंगे, चलो तो बात करेंगे। बाय बाय। मैं चलो जाते थे एक लाइन और बोलता हूँ, जब मैं बात करूंगा ना आपके लिए यहाँ पे, क्या खास करके जब मैंने टर्नओवर बोला, तो टर्नओवर में 2-3 कहानी मैं बोलूंगा। एक टर्नओवर जो सेल्स वाला आएगा, एक टर्नओवर जो कितनी बार साल्स में राउंड पे जाएगा।
उसमें उसमें एक और आएगा आपका वेलोसिटी को लेके, तो वहां पे बात करेंगे।